स्टूडेंट्स, आज के क्लास के इस लेक्चर में मैं तुम लोगों को ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बताऊंगा। पूरा सिस्टम कि हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन किस प्रोसेस से होता है और पूरे एलिमेंट्री कैनल के बारे में तुम लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। रही जहाँ तक नोट्स का सवाल, तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड नोट्स डाल दूंगा जो तुम लोग डाउनलोड करके निकाल सकते हो। और नोट्स पाने के लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरा अंत तक देखो, ताकि स्किप करने की ज़रूरत ना करना, क्योंकि स्किप करके के देखोगे अगर तो सब्जेक्ट और मैटर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो चलो बिना कुछ देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में। तो जैसा एलिमेंट्री कैनल होता क्या है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि माउथ टू एनस जो रास्ता है, उसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और यही एलिमेंट्री कैनल हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेशन टू इंड फॉर इजेशन, यानी कि इंजेशन से शुरू होकर इजेशन पे ख़त्म होता है। एलिमेंट्री कैनल का कौन कौन सा पार्ट होता है, तो एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहला जो पार्ट होता है एलिमेंट्री का कैनल का, वो होता है ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। दरअसल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, खासकर एनिमल में, डाइजेशन दो तरह के होते हैं। एक होता है कंप्लीट डाइजेशन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन। तो सबसे पहले कंप्लीट डाइजेशन और इनकम्प्लीट डाइजेशन के बारे में हम समझ लेते हैं। कंप्लीट डाइजेशन हम उसे कहते हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनल का दो ओपनिंग होता है। एलिमेंट्री कैनल का दो ओपनिंग होगा तभी हम उसको कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। यानी कि एलिमेंट्री का दो ओपनिंग होना चाहिए, एक माउथ और एक एनस। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एलिमेंट्री कैनल के दो ओपनिंग नहीं होते हैं, उस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं। क्लियर? अब ह्यूमन बॉडी में दो ओपनिंग है, यानी कि माउथ और एनस, इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेशन के रूप में जाना जाता है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द माउथ कि कोई भी फूड जब हम इनटेक करते हैं तो माउथ में करते हैं। माउथ में जो होता है हमारे फूड का, हम अपने टीथ के द्वारा उसको क्रश करते हैं
और साथ ही साथ उसमें हम सलाइवा को मिक्स करते हैं। हमारे माउथ में 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे सलाइवा का सीक्रेशन होता है और वो सलाइवा में जो कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जैसे एमाइलेज, वो डाइजेशन में मदद करता है, साथ ही साथ फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि फूड माउथ से स्टमक में ईजिली सॉल्युबल हो सके। अब सबसे पहले हमको माउथ में पाए जाने वाले ऑर्गन जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं या किसी भी प्रकार से हेल्प करते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो माउथ में सबसे पहले हमारा टीथ आता है। तो टीथ क्या करता है? टीथ का काम है ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ने का काम हमारा टीथ करता है। अब क्या है कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं और नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे शरीर में टीथ को हम लोग 3 एज ग्रुप में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं चाइल्ड, दूसरा एज ग्रुप होता है 18 ईयर ओल्ड और तीसरा जो एज ग्रुप होता है वो होता है एडल्ट्स। अब जो चाइल्ड होते हैं उसमें जो टीथ की संख्या होती है वो 20 होती है और टीथ जो होता है वो एक होता है इंसीजर्स, दूसरा होता है कैनिन्स, तीसरा होता है प्रीमोलर्स और चौथा होता है मोलर्स। इंसीजर टीथ को हम कटिंग टीथ भी कहते हैं क्योंकि वह फूड को कटिंग का काम करता है। कैनिन जो है वह फूड को टीयरिंग एंड सीयरिंग का काम करता है, यानी कि छीलने का, चीरने का काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी में कैनिन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है जितना ज़्यादा डेवलप्ड कार्निवोरस में होता है। कार्निवोरस एनिमल चूँकि मीट और फ्लेश खाते हैं, इसलिए कार्निवोर्स के जो कैनिन्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप्ड और बड़े बड़े होते हैं, जैसे लायन, टाइगर, डॉग्स etc। इस सब का जो होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। अब जो है सो प्रीमोलर और मोलर जो टीथ होता है वह च्यूइंग और क्रशिंग का काम करता है। इसके बाद जो डेंटल फॉर्मूला है कि हमारे बॉडी में टीथ का नंबर कितना होता है, तो टीथ के जो नंबर होते हैं वो डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123, यानी 2123/2123। यानी कि अगर हमारे माउथ को 4 पार्ट में बांट दिया जाए, यानी कि अपर जॉ को 2 पार्ट और लोअर जॉ को 2 पार्ट, मतलब ऐसे 1 2 3 4 पार्ट अगर इस तरह से हम बांट दें तो एक पार्ट में 21-23 होगा। तो 21-23 में कितना हो गया? 8 टीथ हो गया। तो 8 टीथ इंटू 4 कितना हो गया? 32 टीथ। तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। लेकिन चाइल्ड में
इस टीथ की संख्या जो होता है वो 20 होता है, और जो 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं उनके पास जो टीथ की संख्या होती है वो 28 होती है, क्योंकि उसका जो मोलर होता है, नंबर ऑफ 4 मोलर्स, यानी कि हर चारों साइड में एक एक मोलर कम होता है, क्योंकि वो आता है 30 साल के बाद, 28 साल, 25 साल, 30 साल के बाद ये चारों टीथ आता है, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं। और जब वो टीथ आता है उसके बाद हमारे बॉडी में टीथ की संख्या 32 हो जाती है। अब आओ इसके बाद टंग। टंग इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टंग क्या है? जो बॉडी का मस्क्यूलर ऑर्गन है, और यह कई प्रकार के काम करते हैं, और यह एक ऐसा मस्क्यूलर ऑर्गन है जो पूरे जीवन में कभी भी टायर्ड नहीं होता, थकता नहीं है। बोलते बोलते तुम थक जाओ, जुबान नहीं थकता। तो टंग का काम है, सबसे पहला काम है कि टंग हमारे फूड का टेस्ट लेता है, टेस्ट को रिसीव करता है, क्योंकि टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, और उस टेस्ट बड्स में हमारा नर्वस सिस्टम के नर्व सेल होते हैं जो उस टेस्ट को, फूड के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। हमारे टंग में मेनली जो है मात्र 4 टाइप के टेस्ट को डिटेक्ट करने का नर्व सेल है, जैसे कि शुगर, सॉल्ट, सॉर एंड बीटर, यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, तीता। मात्र ये 4 प्रकार के टेस्ट ही हमारे टंग में है, जिसका हमारा टंग रिसीव कर सकता है। साथ ही साथ टंग जो है फूड को रोलिंग करने का भी काम करता है। जैसे कि हम अगर फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो कभी बाएं ले जाते हैं, कभी दाएं ले जाते हैं, तो बाएं और दाएं करने का काम ये टंग करता है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस फंक्शन, टंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करता है वो है स्पीच में मदद करता है, यानी कि हम जो भी बोलते हैं तो बोलने में टंग हमारा मदद करता है। क्लियर? इतना तक क्लियर? अब हमने फूड लिया, और फूड को जैसे हमने मुंह में लिया और चबाया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। यही इंजेशन ऑफ फूड कहलाता है। यही फूड का इंजेशन हो गया, यानी कि अंदर लेना। उसके बाद यानी कि यहाँ पे फूड में सलाइवा के थ्रू एमाइलेज मिल गया, यानी कि डाइजेशन स्टार्ट हो गया। डाइजेशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो डाइजेशन की स्टार्टिंग माउथ से होती है। अब माउथ से क्या होता है कि माउथ बक्कल कैविटी से एक पाइप जुड़ा होता है, एक ट्यूब जुड़ा होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है, जिसे हम एसोफेगस या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। उस फूड पाइप या एसोफेगस के सहारे वह च्यूएबल फूड, चबाया हुआ फूड डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाता है। कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। अब एसोफेगस में कभी ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि क्या एसोफेगस में डाइजेशन होता है? तो एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है। एसोफेगस सिर्फ वो सोर्स है, वो रास्ता है जो मुंह से फूड को स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। बस इतना ही काम। अब जैसे ही स्टमक में फूड पहुंचा, तो स्टमक में बहुत जो
कुछ एसिड होते हैं और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब जैसे ही फूड स्टमक में पहुंचा तो वह एसिड, जिसे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, उस एसिड और साथ ही साथ कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन के साथ फूड मिक्स हो जाता है। पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लाइपेज जो एंजाइम है वह फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और रेनिन जो एंजाइम है, यह रेनिन एंजाइम खासकर इन्फेंट यानी कि जन्म लिए हुए नए जन्मे हुए बच्चे जो माँ का मिल्क फीड करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, वैसे बच्चों में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम हमारे स्टमक से सेक्रेट होता है और ये सब मिलकर उस फूड को एक पेस्ट के रूप में तैयार कर देते हैं, जिसे हम काइम के नाम से जानते हैं। उस पेस्ट को हम काइम कहते हैं। ध्यान रखना कि स्टमक में डाइजेशन पार्शियल होता है, फुल डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। क्लियर? फुल डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। साथ ही साथ एसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो स्टमक से जुड़ा होता है, वहाँ पे एक मस्क्यूलर स्फिंक्टर होता है, यानी कि वाल्व होता है, जो कि स्टमक से फूड रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस ऊपर ना जा सके, इसको लिए उसको रोकता है, इसीलिए ये वाल्व होता है। अब पार्शियल डाइजेशन स्टमक में हो गया, तो पार्शियल डाइजेशन होने के बाद कभी कभी एक प्रश्न आता है कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है क्या? तो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का जनरली एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। अब वो सेलेक्टिव चीज़ें क्या है ये जान लो कि वो कौन सा सेलेक्टिव चीज़ है जिसका डाइजेशन स्टमक में होता है। तो सबसे पहला जो होता है स्टमक में एब्जॉर्प्शन, वो होता है अल्कोहल। सबसे पहला अल्कोहल, दूसरा वाटर, तीसरा शुगर और चौथा सम ड्रग्स। अल्कोहल, वाटर, शुगर एंड सम ड्रग्स, ये चार चीज़ों का ही एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है। अब जो स्टमक ने एंजाइम और एसिड को मिलाकर जो काइम तैयार किया, वो काइम वहाँ से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टमक से जुड़ा होता है, जिसे हम ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं, वो ड्यूडेनम में जैसे ही काइम पहुंचता है तो वहाँ पे एक कॉमन डक्ट मिलता है जिसको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कॉमन डक्ट है। जैसे कि एक डक्ट गॉल ब्लैडर यानी कि लीवर से आता है, जिसे बाइल डक्ट कहते हैं, और एक डक्ट जो आता है वह पैनक्रियाज से आता है, जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और दोनों आकर एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे हम हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। अब इस डक्ट के सहारे पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है और गॉल ब्लैडर से
बाइल जूस निकलकर आता है और दोनों ड्यूडेनम में उस काइम के साथ मिक्स हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में आकर मिलता है, तो आंसर सिर्फ एक ही होगा, उस पार्ट का नाम होगा ड्यूडेनम। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट जो स्टमक से जुड़ता है, मिलता है, उसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। मिडिल वाला पार्ट जो काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड होता है, मिडिल वाला पार्ट जो काफ़ी कॉन्वोल्यूटेड होता है, उसको हम जेजुनम कहते हैं। और सबसे अंतिम पार्ट जो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से मिलता है, उसको हम इलियम कहते हैं। तो ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ड्यूडेनम में क्या हुआ, बाइल मिल गया, पैनक्रियाटिक जूस मिल गया, उसके बाद वह काइम वहाँ से चलकर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में, जहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर वॉल पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोविली। ये माइक्रोविली एक प्रकार का सीलिएटेड टिश्यू है जो फूड पार्टिकल को मूवमेंट में मदद करता है, साथ ही साथ यह फूड को मैक्सिमम स्पेस देने में भी मदद करता है कि आप यहाँ पे आराम से रहिए और डाइजेस्ट होइए, तब यहाँ से जाइएगा। तो वह एक जगह मैक्सिमम स्पेस भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ जब स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में फुल्ली डाइजेशन हो गया, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फुल्ली डाइजेशन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में जब फुल्ली डाइजेशन हो गया फूड का, तो उस माइक्रोविली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और उस ब्लड वेसल्स में ब्लड होता है और उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन उस ब्लड के द्वारा विली के माध्यम से कर लिया जाता है। यानी कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होने के बाद निकले, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड द्वारा माइक्रोविली के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड थ्रू द ब्लड। अब क्या हुआ कि जो डाइजेस्ट हुआ फूड है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हुआ वो ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया और ब्लड उस चीज को लेकर चला गया सेल के पास। उस चीज को लेकर कहाँ चला गया, सेल के पास। अब सेल के पास जाने के बाद ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर मौजूद है, उसको वह सेल को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे ब्लड से फिर वह न्यूट्रिएंट्स, वह ग्लूकोज ट्रांसफर हो गया सेल के पास। तो ब्लड से सेल के पास जाने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कि digested food absorbed by the blood from a small intestine in the form of glucose is called absorption, and the transfer of glucose from the blood to the cell is called assimilation. इसके बाद सेल का प्रोसेस
शुरू हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस उसके बाद शुरू होता है, वो सेल के अंदर होता है, जिससे एनर्जी हमको बनता है और एनर्जी हमको मिलता है। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जो डाइजेस्ट हो गया वो तो हो गया, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% फूड जो हमने खाया वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो ही जाएगा। तो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड वहाँ से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में पहुँचता है। सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे वाला कप शेप का जो पार्ट होता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो उसमें पहुँचता है थ्रू द इलियम। इलियम अटैच्ड होता है सीकम से, और वह इलियम के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम वाले पार्ट में पहुँच गया। अब सीकम वाले पार्ट में जैसे ही पहुंचा तो सीकम वाले पार्ट में क्या होता है, कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे हम इकोलाई के नाम से जानते हैं। अब ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उस अनडाइजेस्टेड फूड को खाकर फैगोसाइट, उसको उस बैक्टीरिया को फैगोसाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि वो उस अनडाइजेस्टेड फूड को खाकर हमारे बॉडी के लिए विटामिन्स तैयार करता है, यानी कि विटामिन्स बनाता है। साथ ही साथ वह लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलोन के नाम से भी जानते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का 4 पार्ट होता है। सबसे पहले नीचे से जो ऊपर जाता है उसको हम कहते हैं एसेंडिंग कोलोन, फिर इस तरह से जो जाता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे की तरफ आता है उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और फिर ऐसे जाता है उसे हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, देन आता है रेक्टम, और देन आता है एनस। तो सीकम में जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, तो वह अनडाइजेस्टेड फूड को खाता है ताकि लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड के वेट को कम किया जाए, वजन को कम किया जा सके। साथ ही साथ वह उस अनडाइजेस्टेड फूड को ईट करके उससे हमारे लिए विटामिन की तैयारी करता है, खासकर विटामिन के। यह इकोलाई बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी कि लाभप्रद बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसे लाभप्रद इसलिए कहते हैं कि यह हमारे गट को स्वस्थ रखने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है, और साथ ही साथ इसी इकोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन भी बनाया जाता है। इसी इकोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन भी बनाया जाता है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जब किसी को पेशाब में या कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है तो लोग कहते हैं जो इकोलाई हो गया है, तो फिर वो इकोलाई क्या होता है? जब इकोलाई लाभप्रद बैक्टीरिया है तो वह लाभप्रद बैक्टीरिया हानिकारक कैसे हो जाता है? तो दरअसल बात क्या है कि जो इकोलाई हमारे बॉडी के अंदर गट में पाया जाता है, वह इकोलाई हमारे लिए लाभप्रद होता है, लेकिन वैसा इकोलाई जो किसी पैथोजन के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है, यानी कि किसी माध्यम से हम बाहर से हमारे शरीर में इंटर किया, वैसा इकोलाई जो होता है वह हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड करता है। वह हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे हमारे बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, यानी कि
यूरिन में गड़बड़ी पैदा हो जाता है। साथ ही साथ वो इकोलाई बैक्टीरिया जो किसी पैथोजन के थ्रू आया है हमारे बॉडी में, वह बैक्टीरिया और भी कई प्रकार के डिजीज को जन्म देता है, जैसे वह हमारे शरीर में डायरिया, न्यूमोनिया जैसे बीमारियों को भी उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में अब क्या हो गया, अब वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, इस तरह का मूवमेंट हो, ताकि जो वह अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए डिसेंडिंग कॉलोन के सहारे सिग्मोइड कॉलोन में आ जाए। और जैसे ही वह अनडाइजेस्टेड फूड सिग्मोइड कॉलोन में आता है, तो सिग्मोइड कॉलोन से हमारे बॉडी में एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। वह अनडाइजेस्टेड फूड उस रेक्टम में आकर स्टोर हो जाता है। अब देखोगे, और उस रेक्टम के नीचे वाले पार्ट से 3 सेंटीमीटर नीचे हमारा एक इजेशन पार्ट जुड़ा होता है, जिससे वह इन अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर इजेक्ट होता है, जिसे हम एनस कहते हैं। रेक्टम में भी 2 स्फिंक्टर होते हैं, 2 वॉल्व होते हैं। एक होता है वॉलुंटरी और एक होता है इनवॉलुंटरी। तो इनवॉलुंटरी जो होता है वह रेक्टम के ऊपर वाले पार्ट जो सिग्मोइड कॉलोन से अटैच होता है उस पार्ट पे होता है, ताकि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो वो डायरेक्ट रेक्टम में आकर जमा हो जाए। लेकिन जो रेक्टम का नीचे वाला पार्ट जो एनस के तरफ होता है वह स्केलेटल मसल्स का बना होता है, यानी कि वॉलुंटरी मसल्स का बना होता है, जिसको हम कंट्रोल करते हैं। और जब वह रेक्टम फिल हो जाता है, भर जाता है, तो हम उसे अपने बॉडी से बाहर करते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में जब माउथ से लेकर एनस तक जो हमारा डाइजेशन का ट्रैक है, यही ट्रैक एलिमेंटरी कैनाल कहलाता है। और इस तरह से हमारे डाइजेशन का कंप्लीशन होता है। जब फूड पार्टिकल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। जैसे एमाइलेज, लाइपेज, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, प्रोटीएजेज, ये सब जो है, प्रोटीएजेज मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इस सब जो एंजाइम है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स इस एंजाइम को रिलीज करते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। इस प्रकार हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है, और उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद डाइजेस्टेड फूड हमारे सेल में जाता है, और उस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करके, उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करके, उस लिपिड को सिंथेसाइज करके हमारा सेल हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, अपने लिए एनर्जी बनाता है। आज का डाइजेशन का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले वीडियो में मैं किसी दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा।